में सही विकल्प है घ, यानी कि पदावली की भाषा मैथिली है। अगला आ भी गया, विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की भाषा है अवहट्ट। अगला प्रश्न, तुलसीदास के रामचरितमानस की भाषा अवधी है, यह किस हिंदी उपवर्ग की उपभाषा है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वह किस वर्ग की भाषा है। तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, चार्ट में दिया हूं, वो आप लोग देखते रहिएगा। और इससे उस चार्ट को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो बोलियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यह उत्तर पूर्वी हिंदी की बोली है या उपभाषा है या विभाषा है, सही विकल्प ख। अगला प्रश्न, सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है और हिंदी के किस उपवर्ग की भाषा है? तो ब्रजभाषा चूंकि पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की का उद्भव माध्यमिक शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और यह ब्रजभाषा किस हिंदी के उपवर्ग की भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की है। तो सही विकल्प इसका होगा माध्यमिक शौरसेनी अपभ्रंश एवं पश्चिमी हिंदी, सही विकल्प इसका होगा क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है, क्योंकि वह कौरवी यानी कौरवों से बना है, और कौरव यानी कि कुरु प्रदेश और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और वहीं पर जो है हस्तिनापुर, प्राचीन दिल्ली के पास हस्तिनापुर, और वहां से लेकर के रोहतक तक जहाँ कुरुक्षेत्र भी है, तो वहां तक की भाषा को, वो क्षेत्र को कुरु प्रदेश कहते हैं प्राचीन काल में, और वहां की बोली कौरवी। तो खड़ी बोली का नाम कौरवी है भी है, और यह पश्चिमी हिंदी की उपबोली है, सही विकल्प क। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, सही विकल्प घ। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं, ये तो हो ही गया। अब आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत, यानी कि तात्कालिक स्रोत तो जो है अपभ्रंश से हिंदी की बोलियों का जो है आर्य भाषाओं का, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो है विकास होता है, मगर मूल जो है वो संस्कृत है। तो इसका सही विकल्प होगा क, यानी आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है। और वैसे ही द्रविड़ भाषाओं का मूल स्रोत तमिल है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत, आधुनिक आर्य परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल माना जाता है। तो उस समय अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश से ये सब बोलियां निकली है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें 17 या 18 बोलियों का जिक्र ग्रियर्सन ने भी किया है। उसके अलावा मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, लहंदा है, कश्मीरी है, ब्रजबुली है, असमिया है। इस सब का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी क्षेत्र की 3 प्रमुख बोलियों के अतिरिक्त बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं। ग्रियर्सन ने तो 3 बोलियों को रखा, और उसके बाद भी यहाँ पर जो बोलियां प्रचलन में रही। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी का जिक्र किया। उसके बाद अंगिका और बज्जिका को उन्होंने मैथिली की उपबोली के रूप में मान्यता दी, और उसके साथ एक भोजपुरी के क्षेत्र से जो है, और भोजपुर और मगध को बांटती है सोन नदी। तो और दोनों भाषाओं का एक तरह से मिश्रण होता है, उसको सोनपारी कहते हैं। तो वो सोनपारी हिंदी है या बोली है। अब अगला, इसमें से कौन पश्चिमी हिंदी की भाषा या विभाषा या बोली है? पश्चिमी की रिपीट हो रहा है, तो खैर ऐसे भी विकल्प बदल बदल करके आ जाता है। तो ब्रजभाषा है, सही उत्तर क। अगला प्रश्न, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? यानी कि हिंदी को भारत वर्ष के राजकाज की भाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो सही विकल्प होगा ग। इस पर और आगे भी हम लोग विचार करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हिंदी को ही और क्यों हिंदी को ही राजभाषा माना गया, और राजभाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है, इस पर भी हम लोग
आगे के क्लास में विचार करेंगे। अगला प्रश्न अब आ जाए। ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है, यानी कि पश्चिमी हिंदी में आधुनिक काल में तो बहुत सारी जो है बोलियों को, जिसको राजस्थानी में ग्रियर्सन ने स्थान दे दिया था, और मगर बाद में जब खोज की गई और उसकी जो है प्रकृति और उसके वाक्य संरचना और क्रियापदों का अध्ययन किया गया, तो राजस्थानी या मराठी से या अन्य से निकाल करके उसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। तो ग्रियर्सन ने तो जो है 5 ही माना है, मगर उसी में भोलानाथ तिवारी निमाड़ी को भी स्थान देते हैं, दक्कनी को, और इसके साथ साथ एक रूस के तजाकिस्तान में भी जो है इसके अस्तित्व की पहचान वे करते हैं। ताजिकिस्तान जो कि रूस में है, तो वहाँ भी हिंदी के जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली बोली जाती है, जिसको ताजुवेकी कहते हैं। मगर यहाँ पर सही उत्तर है घ 5। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए मेवाती और अहिरवाटी। अभी हम लोग राजस्थानी परिवार के अंतर्गत की जो है भाषा को जो है पढ़े, तो मेवाती और अहिरवाटी किस की भाषा बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी वर्ग की है। तो क में 1, सब में क में 1 है। कनौजी किसकी जो है बोली है? तो कनौजी पश्चिमी हिंदी की। तो ख में तीसरा यहाँ पर मिल गया, तो सही उत्तर हुआ घ। अगला प्रश्न हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है, तो अगर 17-18 दोनों रहे तो 17 देना है, और वैसे ऐसा विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रियर्सन 17 को स्पष्ट रूप से जो है स्वीकार करते हैं। चूंकि मेवाती, मालवी और निमाड़ी को लेकर के असमंजस की स्थिति उनके सामने भी रही है, और बाद में भी बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी जैसे भाषाविदों को भी इस संबंध में, सुनीति कुमार चटर्जी भी हुए, देवेंद्र नाथ शर्मा, ये लोग भी असमंजस की स्थिति में रहे हैं। तो उस स्थिति में 18 बोलियां, तो वैसे ऐसा विकल्प नहीं आएगा। मगर ग्रियर्सन की जब बात हो तो सही विकल्प ग होगा, यानी कि 17 पर ही आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न अवधि किस भाषा वर्ग से संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी से, विकल्प क। के बाद भाषा के विकास क्रम में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक की भाषा को कहा जाता था। 1500 यानी कि 1500 BC से 1000 BC तक की भाषा को चार्ट में दिया गया है, वैदिक संस्कृत कहते हैं, तो वैदिक संस्कृत सही विकल्प क। अगला प्रश्न भाषा के विकास क्रम में 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की भाषा को कहा जाता है, तो उसमें लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आती है, और उसका समय खींच खाच करके 500 तक चलते रहा है। जनता के जन भाषा के रूप में भी उसका प्रयोग होते रहा था, मगर 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में ही गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के आगमन के साथ ही इसका अवनति काल शुरू हो जाता है, और ईस्वी सन के आरंभ होते होते तक तो एक तरह से संस्कृत सिर्फ शास्त्रीय भाषा भर बन करके रह जाती है, जनता से उसका एक तरह से बहुत दूर तक का दुराव हो जाता है। तो सही विकल्प है घ, लौकिक संस्कृत।